जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं सिग्मा वाली गुरु। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संविधान के बारे में जाना कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान के क्या क्या कार्य प्रणाली होती है, एक राष्ट्र को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है और भी बहुत सारी बातें हमने संविधान के बारे में जाना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान को प्रचलन में लाने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया, हम ये जानेंगे। आखिर क्या रीज़न हुआ कि उस राष्ट्र के अंदर में संविधान को फॉलो किया गया, संविधान को माना गया, उनका पालन किया गया, तो उनका सम्मान किया गया, उनका आदर किया गया। ये क्यों, क्या रीज़न बना, ये जानेंगे। कैसे अस्तित्व में आया हमारा संविधान, ये संविधान को आखिर किसने बनाया है, क्या उसके पास ये ताकत थी कि वे संविधान बनाए। तो हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, कई देशों में ऐसा देखने को मिलता है कि संविधान का निर्माण किया गया, लेकिन ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया, ऐसे लोगों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया जो अलोकप्रिय नेता थे, या फिर ऐसे लोग जो सैनिक शासक थे, सैनिक शासकों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, या फिर ऐसे लोगों के द्वारा संविधान का निर्माण कराया गया जो अलोकप्रिय नेता थे। ऐसे कोई राह चलते अगर कह दे कि हम कानून बनाए हैं, आप इसको माने, तो कोई उसको नहीं मानेगा। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी तानाशाही के लिए, अपने बात को मनवाने के लिए क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, लेकिन वो कानून ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, लोग उसको मानते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका उतना लोकप्रियता है ही नहीं कि वो कानून बनाए। पूरी दुनिया में अगर कोई सफल संविधान है तो वह हमारे प्यारे भारत का संविधान है, और दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, और अमेरिका का संविधान है। दोस्तों, हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने भारत के संविधान का, और उससे जानेंगे कि हमारे भारत में आखिर ऐसा क्या वजह बना, ऐसा क्या रीज़न हुआ कि लोग हमारे भारत के संविधान को माने, उसका आदर किए, उसको सम्मान दिए, और आज तक जैसा वो पहले संविधान था आज तक वो है हमारे पास मौजूद। दोस्तों, उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़, कोई उसमें जो है कि फेरबदल नहीं किया गया, उसके साथ जो कोई कमी बेशी नहीं किया गया। हाँ, ऐसा जरूर हुआ है कि जैसे ये बात सच्चाई है कि जब ये संविधान बना तो आज से लगभग 60-70 साल पहले बना, उससे भी कहीं अधिक। तो दोस्तों, ये इतने सालों पहले जब संविधान बनाया गया तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उस हिसाब से बनाया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या है, दुनिया बदल रही है, और ये परिवर्तन तो दुनिया का एक नियम और कानून है, तो ये परिवर्तन हमेशा देखने के लिए मिलता रहेगा। तो इसी तरह से परिवर्तन तो होंगे, लेकिन कोई इसमें भेदभाव वाले परिवर्तन नहीं होंगे। जैसे कुछ बात ऐड करना है, कुछ अगर ऐसा लगे कि नहीं ये बात उस वक्त के लिए थी, तो उस वक्त, अब तो वो वक्त रहा नहीं, अब क्या करें, इसमें से उसको हम इस संविधान से उसको निकाल दें। तो ये एक प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसको हम लोग संशोधन कहते हैं। संविधान का संशोधन होता है, तब जाकर के क्या हो जाता है कि कुछ कानून उसमें या तो जोड़े जाते हैं या फिर कुछ हटाए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये संविधान का संशोधन किया जाता है। दोस्तों, हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत में बहुत सारे संविधान का संशोधन किया गया है। हम उन सब एक एक करके जितने भी संविधान में संशोधन किए गए हैं उन सब के बारे में, उन सब विषयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह बना कि हमारे भारत का संविधान को एक मान्यता दी गई। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे भारत का संविधान बहुत बड़े बड़े जब राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसके बाद बनाए गए। इसमें हम लोगों ने क्या किया, भारत के लोगों ने क्या, जो संविधान निर्माता थे वो क्या किया कि वो अपने इतिहास को देखें, और बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास को देखें कि अगर वहाँ पर ही अगर इस तरीके से कानून बनाया गया है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। बहुत सारे अनुभव किए, उससे प्रेरणा ली इतिहास से, उसके बाद जा कर के क्या किया गया, हमारे भारत का संविधान को बनाया गया। दोस्तों, इसी तरह से हमारे भारत का संविधान के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जो वो 1946 से लेकर के 1949 के बीच में था। दोस्तों, ये इतना लंबा समय हमारे भारत का संविधान को बनने में लगा, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इतने दिनों में बहुत सारी बातों का क्या है, अनुभव किया गया। अब इसी दरमियान में हुआ क्या कि ये एक लंबा वक्त गुजरने जो गया, उसका रीज़न ये भी था कि इसी बीच में क्या कर दिया,
पहले से ही मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे कि भारत जो है में जो संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा है वो एक नहीं होना चाहिए बल्कि दो होना चाहिए। वो दो राष्ट्र की मांग कर रहे थे, हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे और मुस्लिम्स के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, जो सरासर जो है कि गलत था उनका सोच। और आज उसी मोहम्मद अली जिन्ना के कार्यों की वजह से आज पूरे भारत के मुसलमान और पूरे पाकिस्तान का जो बुरा हाल है वो असल में मोहम्मद अली जिन्ना के वजह से ही है। मेरा ये मानना है कि मोहम्मद अली जिन्ना के वजह से ही क्या है आज पूरे मुसलमानों का ये बद से बदतर हाल है। दोस्तों तो जब हमारे भारत का संविधान बनाया गया दोस्तों, ये बहुत बड़े बड़े लोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाया गया, बहुत सोच समझ करके। देखिए जो लोकप्रिय नेता थे वो क्या थे, लोगों के बीच में रहा करते थे, लोगों से जनसंवाद किया करते थे। और क्या होता था कि वो लोगों के पास जा करके उनसे उनके परेशानियों को पूछते थे और उनका समाधान करने का वादा करते थे। तो इस तरह से एक उसे क्या मिली हुई थी, जनता के द्वारा उसे सम्मान मिलता था, सम्मान उसे देते थे और पूरे भारतवर्ष में क्या है लोग उसे मानते थे, जानते थे और सम्मान करते थे। जब ये संविधान बनाया गया तो इन्हीं लोकप्रिय नेताओं ने क्या किया, समर्थन दिया, सहमति दिया कि ये जो संविधान बनाया गया ये दुरुस्त है, ये सही है, हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए, विकास के लिए, एकजुट करने के लिए, लोगों को जोड़ करके एक साथ आगे बढ़ने के लिए, सब लोगों में समानता लाने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए क्या है ये सबसे उचित है। ये सहमति दिया गया लोकप्रिय नेताओं के द्वारा। दोस्तों इसीलिए हमारा भारत का संविधान क्या है, एक सफल संविधान साबित हुआ है आज तक। दोस्तों हमारे भारत के जो संविधान निर्माता थे वो नागरिकों को समझाने में सफल हुए कि ये जो हम संविधान बनाए हैं इससे आपको कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे, हम आपके साथ न्याय करेंगे, आपको अधिकार देंगे, स्वतंत्रता देंगे, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। इन सब बातों का क्या किया, उन्होंने भरोसा विश्वास दिलाया। तब कहीं जाकर के भारतीयों ने इस संविधान को सम्मान दिया, इनको मानने के लिए तैयार हुए, इन कानूनों को का आदर करने के लिए तैयार हो गए और हमारे भारत का संविधान सफल साबित हुआ। तो ये है प्रचलन में लाने का तरीका कि ये जब भी कानून बनाए तो लोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाया जाए। अगर हम सैनिक शासकों या फिर अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा इस कानून को बनाते हैं तो कभी भी ऐसे कानून, ऐसे संविधान सफल साबित नहीं होंगे और क्या होगा कि वो कुछ दिन चलेगा और फिर वो धराशायी होकर रह जाएगा। दोस्तों हम आगे बात करते हैं। दोस्तों बहुत सारे देशों में जनमत संग्रह करवाए गए, जैसे संविधान बनाया, ये संविधान कैसा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको जानने के लिए उस देश ने क्या किया, जनमत संग्रह करवाया, वोट करवाया कि कितने लोग इस संविधान के पक्ष में हैं और कितने लोग इस संविधान के विपक्ष में हैं, कितने लोग चाहते हैं कि यह संविधान को लागू किया जाए, कितने लोग चाहते हैं कि यह संविधान में बदलाव लाया जाए, इसमें परिवर्तन किया जाए, तब इसको तैयार किया जाए। तो ये इस तरह का जनमत संग्रह करवाया गया। लेकिन हमारे भारत में किसी तरह का जनमत संग्रह नहीं करवाया गया। सीधे तौर पर संविधान सभा में इन सब बातों की चर्चा की गई, बैठक में बातें रखी गई, वाद विवाद हुआ, फिर आपसी सहमति के साथ किसी नतीजे में पहुंच करके इन कानूनों को तैयार किया गया और दस्तावेज में लिखा गया। और 26 नवंबर 1949 में पूरी तरह से संविधान बनकर के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में हमारे भारत में संविधान लागू कर दिया गया। दोस्तों बिना किसी जनमत संग्रह के ही भारत के लोगों ने संविधान को अपना लिया। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं संविधान के मौलिक प्रावधानों के बारे में। संविधान हर व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का सम्मान करने का कोई ना कोई कारण अवश्य देता है। जिस संविधान में बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यक पर उत्पीड़न करने की आज्ञा दी गई हो तो अल्पसंख्यक के पास कोई वजह नहीं कि संविधान का सम्मान करें। जैसे कोई तो एक रीजन होना चाहिए कि जिससे कि हम क्या करें, संविधान का सम्मान करें। अगर ये संविधान कह दे कि बहुसंख्यक समाज क्या करे, अल्पसंख्यक पर भेदभाव करे, उसके साथ उत्पीड़न करे, तो जो अल्पसंख्यक है उसके पास कोई वजह नहीं रह जाता है कि वो संविधान के नियमों का पालन करे, संविधान को माने, संविधान का सम्मान करे। क्यों? क्योंकि उसके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो बिल्कुल भी संविधान के नियमों का पालन नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर संविधान किसी एक समुदाय के कुछ लोगों को
ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा सुविधाएं दे देता है, ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है और उसकी पहचान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है कि जो कुछ भी है आप ही लोग हैं, बाकी बात कुछ लोग उसी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिसको क्या कर देता है, उसको मान्यताएं कम देता है, उसको सुविधाएं कम देता है, उसकी पहचान गिरा देता है और उसको ये एहसास होने लगता है कि हमारा जो इस राष्ट्र के अंदर में मकाम होना चाहिए वो बिल्कुल ही हमारे संविधान में नहीं दिया गया। तो फिर उसके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं रहता है कि वह संविधान के नियमों का पालन करें, संविधान का सम्मान करें। तो क्या करना होगा संविधान को? संविधान को हर एक नागरिकों को क्या करना होगा? बराबर का दर्जा देना होगा। अगर वो भेदभाव करेगा, ऊंच नीच रखेगा, दोनों के बीच में फर्क रखेगा, तो कभी भी जो जिसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं वो उन नियमों का पालन कभी भी नहीं करेगा। दोस्तों एक सवाल है जो आप लोगों के लिए है, मैंने तैयार किया है। इसमें ये सवाल है, समाज के बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी बातें होनी चाहिए जिससे सभी लोग उन नियमों का पालन करें? जैसे बुनियादी नियम का बात हमने पिछले वीडियो में बात किया था बुनियादी नियम के बारे में, तो ऐसा कौन सा और भी बात होना चाहिए जिसके जरिए से लोग क्या करें, नियमों का पालन करें? तो ये सवाल आपके लिए है दोस्तों, आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में इसका हमें जवाब दे। दोस्तों मेरे राय में जो इसका जवाब है वो ये है कि कोई संविधान अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर के अगले टॉपिक की, जिसमें बताया गया है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा के बारे में। दोस्तों ढंग से बनाए गए कानूनों में शक्तियों को इस तरह बांटा जाता है जिसमें कोई भी एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। जैसे दोस्तों क्या होता है कि संविधान का निर्माण हो गया, संविधान की एक अपनी शक्ति है, तो क्या होगा कि अब शक्तियों का बंटवारा होगा। तो बंटवारा किसी एक के पास नहीं रहेगा। अगर किसी एक के पास संविधान का पूरा शक्ति रहेगा तो फिर क्या होगा कि जब वो पावर में आएगा, उसके पास शक्ति रहेगा, तो जब मन चाहे वो क्या कर सकता है, संविधान को नष्ट कर सकता है और तानाशाही ला सकता है, मनमर्जी कर सकता है। तो दोस्तों इसको दूर करने के लिए संविधान ने क्या किया है, शक्तियों का जो बंटवारा किया है वो संस्थाओं में किया है। जैसे हमने सरकार के अलग अलग संस्थाओं के बारे में पहले भी बात किया था कि सरकार की संस्थाएं होती हैं जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और भी संस्थाएं होती है जैसे चुनाव आयोग होते हैं। और इस तरह से क्या है, संविधान अपने शक्तियों को इन सभी में बांट देता है। अगर इन सारे संस्थाओं में से कोई एक संस्था क्या करे, अगर वो चाहे कि हम संविधान को नष्ट कर दें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता है। जब एक संस्था अगर ऐसा सोच रखता है तो दूसरा संस्था उसको रोक देगा, उसे संविधान को नष्ट करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देगा, वो उसे रोकने का प्रयास करेगा। दोस्तों ये है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान में कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण संविधान को दीर्घायु बनाता है। अर्थात जैसे हम बात करते हैं कठोरता और लचीलेपन की, तो भारत का संविधान इतना कठोर भी नहीं है कि मतलब लोग इससे परेशान हो जाए कि जैसे वक्त बदलते जा रहा है, परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। दोस्तों हमारे भारत का जो संविधान बनाया गया है वो लगभग 60-70 साल हो गए उसको बनाए हुए। तो अब क्या होगा कि मतलब उस वक्त के हिसाब से संविधान बनाया गया है, अब परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहे हैं, नया दौर आ रहा है, तो वक्त के साथ क्या होगा, नए नए कानून बनने चाहिए होंगे, कुछ नए नए कार्य करने होंगे, नए नए कानून लाने होंगे। तो फिर कैसे लाया जाएगा? अगर ये बहुत ज़्यादा कठोर रहेगा तो बिल्कुल भी नए नए कानून नहीं ला सकते हैं और संविधान में इसको नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस संविधान को क्या है, जो संविधान के जो निर्माता थे वो दूरदृष्टि तक देखे कि वक्त बदलेगा तो फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट होंगे, कुछ नए कानून लाने होंगे, नए बिल लाने होंगे, तो फिर क्या किया जाएगा। इसीलिए इसमें कुछ ऐसा प्रावधान रखा जाए कि संविधान में संशोधन करके नए नए कानूनों को जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों आज के वक्त में यही होता है कि संविधान में संशोधन किया जाता है। संशोधन के भी तरीके होते हैं, हम आगे की वीडियो में जानेंगे, आगे के चैप्टर्स में जानेंगे कि किस तरह से संशोधन की प्रक्रिया होती है, किस तरह से अगर हम अपने संविधान के कानून को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे, और अगर हम अपने संविधान में किसी नए कानून को जोड़ना चाहें तो किस तरह से जोड़ सकते हैं, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों
क्या हो रहा था यहाँ पर कि हमें अब नए नए कानून लाने हैं। क्यों? क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, पहली जैसी परिस्थितियाँ नहीं रही। देखिए, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का क्या है, एक देन है कि मतलब वो परिवर्तन होता रहेगा, परिवर्तन कभी रुकने वाला नहीं है। जैसे हर दिन नया परिवर्तन जरूर होता है, तो इसी तरह से इतने वर्षों बाद परिवर्तन जरूर होंगे। तो जब परिवर्तन होंगे तो नए नियम और कानून बनाने होंगे। तो संविधान निर्माताओं ने संविधान को लचीला भी बनाया है ताकि इसमें नए नए कानून को जोड़ सके संविधान में संशोधन करके। तो है संविधान कठोर और लचीलापन का क्या है, मिश्रण है। इसमें दोनों चीज है, कठोरता भी है और लचीलापन भी है दोस्तों। और इतना दोस्तों संविधान में इतना लचीलापन भी नहीं है कि मतलब इसमें जब जो जैसा चाहे कानून ले आए, इसको बदल दे, नष्ट कर दे, परिवर्तन कर दे। बिल्कुल भी किसी तरह का ये ऐसा कार्य कोई भी नहीं कर सकता है। इतना लचीला भी नहीं है, लचीला है लेकिन वो उसका एक लिमिट है, तो वो सीमित भर है। तो दोस्तों और इतना कठोर भी नहीं है कि लोग इससे परेशान हो जाएं। और जैसे वक्त के साथ सारी परिस्थितियां बदल रही है, कुछ नए कानून चाह रहे हैं लेकिन संविधान में इसमें कठोरता की वजह से नहीं जोड़ पाते हैं। बहुत सारे देशों में हमने देखा है कि वहाँ का संविधान इतना लचीला है कि ज़्यादा दिन वो टिक ही नहीं पाता है, या फिर जब जैसा मन मर्जी वो उसको नष्ट कर देता है। ये बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है। इसी वजह से किसी किसी देश में हमने ये भी देखा कि वहाँ का संविधान इतना कठोर है कि आम नागरिक, आम जनता उससे संतुष्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरह के भी संविधान बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो हमारे भारत का संविधान क्या है, कठोर एवं लचीलापन का मिश्रण है। इसीलिए क्या है कि हमारे भारत का संविधान दीर्घायु है, इसकी एक लंबी उम्र है। आप देख सकते हैं कि संविधान को बनाया हुआ लगभग 70 साल हो गए, लेकिन भी आज तक इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आया, कोई बाधा नहीं आया, किसी तरह का इसमें कोई सवाल नहीं उठाया गया, और सभी भारतीय अपने देश के संविधान का पालन करते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं भारतीय संविधान कैसे बना। तो जैसे हमने बात किया था कि आगे चल करके हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत का संविधान कैसे बनाया गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है। दोस्तों जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, यानी पाकिस्तान को अलग राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया था, तब क्या हुआ था, उस वक्त में एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था। दोस्तों सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। दोस्तों संविधान सभा की मांग किससे की गई थी? तो उस वक्त में 1935 में हमारे भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो 1935 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि आप हमें संविधान सभा का निर्माण करने की अनुमति दे दें। ये मांग की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। उसमें यह भी मांग रखा गया कि जब हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तो फिर हम अपना संविधान बनाएंगे और उसी संविधान के हिसाब से अपने देश को चलाएंगे। तो ये मांग रखी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से। इसके बाद 1938 में पंडित नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से ये घोषणा किया कि हम क्या करेंगे, अपने भारत का संविधान बनाएंगे, अपने भारत में संविधान सभा का निर्माण करेंगे और उसमें कोई भी बाहर के लोग नहीं रहेंगे। सारे के सारे जो भी निर्वाचित होकर के जाएंगे, जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो सभी के सभी भारतीय होंगे, किसी तरह का बाहरी लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये घोषणा किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों इसके बाद सन 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन लाया जाता है। तो इसमें बात रखा जाता है, इसमें प्रस्ताव रखा जाता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके तब फिर क्या होगा, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया था। मुस्लिम लीग ये जो पार्टी था वो मोहम्मद अली जिन्ना का पार्टी था। इसने क्या किया कि ये जो क्रिप्स मिशन लाया गया उसको ठुकरा दिया। उन्होंने इसलिए ठुकराया क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे
कि भारत को जो है कि दो राष्ट्र में बांट दिया जाए, एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और एक भारत रहने दिया जाए। तो वे चाहते थे कि भारत में दो संविधान सभा का निर्माण किया जाए और दो संविधान बने, एक पाकिस्तान के लिए और एक हिंदुस्तान के लिए। इस तरह का सोच था मोहम्मद अली जिन्ना का। दोस्तों, मेरा मानना है कि आज जो मुसलमानों का हालात है, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमानों का हो, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का, जो बद से बदतर हालत आज होते चला जा रहा है। आज आप भारत में भी देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मानना है कि आज जो ये परेशानियां जो देखने को मिल रही है, उसका कहीं ना कहीं कारण बनता है मोहम्मद अली जिन्ना का एक गलत सोच। एक जिस तरह से उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान का निर्माण करेंगे और अपने जितने भी मुसलमान हैं उन सभी को एक अलग राष्ट्र बना करके देंगे, एक मुस्लिम हुकूमत कायम करेंगे। ये इस तरह का सोच जो है क्या कर दिया, पूरी तरह से मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि फिर क्या हुआ उसके बाद क्या होता है कि सन 1946 में विश्व युद्ध समाप्त हो जाती है और उसके बाद कैबिनेट मिशन लाया जाता है और इसी के द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, संविधान सभा में टोटल जो सदस्य थे उसमें 389 सदस्य थे। सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य थे और देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। दोस्तों, ब्रिटिश भारत, इसका मतलब ये है कि उन क्षेत्रों के बारे में बात किया जा रहा है इसमें जिसमें पूरे तरीके से जो डायरेक्ट कंट्रोल जो कर रहा था ब्रिटिश हुकूमत खुद से कर रहा था। उन्होंने अपने गवर्नर बैठाए हुए थे प्रांतों के अंदर में, उसे कहेंगे हम लोग ब्रिटिश भारत। और ये जो हमने बात किया देसी रियासत के बारे में, देसी रियासत में भारत के जो देसी रजवाड़े हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, हुकूमत करते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हुआ करते थे। तो दोस्तों, इनके बीच में इन सदस्यों को बांट दिया गया, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देसी रियासत से थे। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त के महीने में सन 1946 में हुआ, जिसमें ब्रिटिश भारत में चुनाव प्रांतीय असेंबली के द्वारा करवाया गया। जैसे हमने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश भारत में क्या थे, अलग अलग प्रांतों में उसकी असेंबली हुआ करती थी, उनके गवर्नर हुआ करती थी। तो दोस्तों, उसके द्वारा क्या है, उनको जितनी भी सीटें मिली कि आप क्या करें, अपने क्षेत्र में इतने सीटों पर चुनाव करवाएं और जो प्रतिनिधि चुनकर के आते हैं उसको कहाँ भेजें, संविधान सभा में भेजें। तो ये कार्य प्रांतीय असेंबली कर रही थी और जितनी सीटें उसको मिली वो अपने सदस्यों को संविधान सभा में भेज दिया करता था। तो दोस्तों, इसमें जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो 296 थी। उसमें से कांग्रेस 208 सीट, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है उसमें वो चुन करके आती है, कांग्रेस से 208 सीट। दोस्तों, इसी तरह से देसी रियासत, ये जो देसी रियासत है जिसको 93 सीट दी गई है, वो क्या करता है, इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है। दोस्तों, फिर इसी तरह से पूरे भारत में संविधान सभा में जाने के लिए, उसके सदस्य बनने के लिए चुनाव करवाए जाते हैं और नतीजा ये होता है कि पूरे भारत से 296 लोग चुन करके जाते हैं, जिसमें से अकेले कांग्रेस को बहुमत जो मिलती है लगभग 208 सीट मिलती है। उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य चुन करके भारतीय संविधान सभा में जाती है। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी को छोड़कर जितने भी बड़े बड़े हस्तियां हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वे सभी के सभी संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुन करके जाते हैं। और संविधान सभा में जो सबसे पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 में की जाती है। इस सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्पररी अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में
दोबारा संविधान सभा में बैठक की जाती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है और अस्थायी उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को बनाया जाता है। तो दोस्तों हमने बात किया कि भारत का संविधान किस तरीके से बनाया गया। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के जो संविधान है उसकी क्या क्या कार्यशैली होती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों अगली वीडियो में ये जो चैप्टर चल रहा है संविधान क्यों और कैसे, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के चैप्टर 1 को। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल करें, हम इसका जवाब जरूर देंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।